हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप मस्त होंगे। तो जैसे कि आप जान रहे हो, हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया है और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6। ठीक है, जो एक बायोलॉजी का चैप्टर है। तो आगे हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 जो केमिस्ट्री का चैप्टर था वो हमने कंप्लीट किया है और आज हम लोग बायो का एक चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं। तो मैं आपको एक बताना चाहता हूं एक बात के 10th स्टैंडर्ड का जो बायोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके अंदर अपने बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट, खास करके अपने एब्डोमेन में प्रेजेंट होने वाले ऑर्गन्स के बारे में काफी कुछ, एब्डोमेन एंड चेस्ट के ऑर्गन्स के बारे में काफी कुछ डिटेल में पढ़ाया जाता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ने वाले हो खास करके सारे लाइफ प्रोसेस के बारे में। लेकिन बेसिकली मैं आपको अगर बताऊं तो केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के अंदर एंड फिजिक्स के अंदर तीन जो पोर्शंस है पूरे साइंस के 10th स्टैंडर्ड में, उनमें हम बेसिकली पढ़ते क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो केमिस्ट्री के अंदर आप लोग खास करके रिएक्शंस पढ़ोगे, आप लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे। पूरे केमिस्ट्री के जो 5 चैप्टर है उसमें खास करके आप यही चीजें पढ़ोगे। बायोलॉजी के अंदर आप बेसिकली लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ोगे, यानी कि आप ये देखोगे कि कौन से लाइफ प्रोसेस है और कैसे वो फंक्शन करते हैं और अपने बॉडी के ऊपर वो कैसे हेल्पफुल रहते हैं। तो आप अलग अलग लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ोगे बायोलॉजी में। फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और लेंस और लाइट के बारे में, यानी कि लाइट मतलब कि लेंस के रिलेटेड टॉपिक, तो लेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी उनके बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो। और साथ में कुछ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स हमें दिए हुए हैं यही अपने स्टैंडर्ड 10th में। तो आज हम लोग बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा बायोलॉजी का मतलब ही क्या होता है बच्चों। बायोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, पहले तो ये तो समझिए। बायोलॉजी का मतलब ही होता है कि स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी में एक्चुअल में वैसे डेफिनेशन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग बायोलॉजी में खास करके स्टडी ऑफ लाइफ करते हैं। ठीक है, यानी कि लाइफ की जो कुछ भी स्टडी है, लाइफ के रिलेटेड जो भी स्टडी है, जो भी माइन्यूट प्रोसेसेस है, जो भी माइन्यूट फंक्शंस है, फंक्शनैलिटीज भी है, वो सब कुछ हम लोग बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और यहां पर हमारा ये जो है वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इस स्टैंडर्ड के बायोलॉजी में आप हार्ट के बारे में पढ़ोगे, आप किडनी के बारे में पढ़ोगे, आप आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में पढ़ोगे, आप नेफ्रॉन यानी कि किडनी के अंदर प्रेजेंट होने वाले जो ट्यूबुलर्स रहते हैं जो फिल्ट्रेशन करते हैं उसके बारे में आप पढ़ोगे। फिर आप लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। ये मेन टॉपिक्स है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के अंदर बच्चों। ठीक है, हम लोग ये भी देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो भी हम लोग बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन हम लोग चलिए शुरू करते हैं विद द लाइफ प्रोसेस जो हमारा चैप्टर है। लेकिन लाइफ प्रोसेस होता क्या है, पहले ये तो समझिए बच्चों। हमें ये तो पता होना चाहिए कि भाई लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेस वो होता है जो कोई भी लिविंग स्पीशीज को जिंदा रखने के लिए प्रोसेस होता है, और उन्हीं सारे प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, वो प्रोसेस जो कोई भी लिविंग स्पीशीज को लाइवली रखने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, उन सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊं कि लाइफ प्रोसेस के बारे में, जैसे आप लोग रेस्पिरेशन करते हो कि नहीं, अगर वो बंद हो गया तो क्या होगा, तो आप मर जाओगे। यानी कि रेस्पिरेशन आपके जीने के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर डाइजेशन है, आपने कुछ भी खाया तो वो खाना थोड़ी सीधा आपके बॉडी के तक पहुंचेगा, आपके बॉडी के सेल्स तक पहुंचेगा, नहीं, उसका ब्रेकडाउन होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, और तब जाकर वो किसी सेल को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि यहां पर डाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये डाइजेशन बंद हो गया तो आपका जो कुछ भी खाना है वो तो अंदर पड़ा रहेगा और वो आपके सेल्स तक पहुंचेगा नहीं, तो आपको एनर्जी कैसे मिलेगी, तो आप काम भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद एक्सक्रीशन, जो कुछ भी खाना आपने खाया तो साथ में कुछ कचरा भी तो बचता होगा। जैसे आपने नोटिस किया होगा, आपकी मम्मी जब खाना वगैरह बनाती है तो खाना बनाने से पहले क्या करती है, धोती है, फिर उसके कुछ पार्ट्स को कट करती है और फिर उस कट किए हुए कुछ पार्ट्स को फेंक देती है। करेक्ट कि नहीं, सही है ना। वेल, इसमें भी वही चीज होती है। क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें रहती है उसको अपना स्टमक जो है वो एब्जॉर्ब करता है। बाकी जितने चीजें बाई प्रोडक्ट रहती है जो इंपॉर्टेंट नहीं होता उनको बाहर फेंकना जरूरी होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सक्रीशन। और वही तो होता है एक्सक्रीशन में, यूरिन होता है, ब्लैडर होता है, वही होता है अपने एक्सक्रीशन का पार्ट।
यानी कि बॉडी के अंदर जो प्रोसेस अपने को जिंदा रखते हैं उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, जिनके एग्जांपल है एक्सक्रीशन, फिर अपने रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है जो अपने लाइफ प्रोसेस में आते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें, हमें चेक करना है कि क्या कोई व्यक्ति जिंदा है, तो हम कैसे चेक करेंगे? नॉर्मल टर्म्स में कैसे चेक करेंगे बच्चों? तो हम लोग ये देखते हैं कि क्या उसके किसी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो वो जिंदा होगा। अगर हम ये देखेंगे, अगर वो मान लो कि सोया हुआ है, वो व्यक्ति सोए, इफ इट्स ही और शी इज स्लीपिंग, तो फिर हम क्या चेक करते हैं? व्हाट आर वी चेकिंग? तो हम ये चेक करते हैं कि क्या उसकी सांसें चल रही है, रेस्पिरेशन चल रहा है, तो ही वो अलाइव होगा। सही के नहीं बच्चों? जैसे कोई डॉग है, वो भाग रहा है, अगर वो भाग रहा है यानी कि वो मूवमेंट कर रहा है, यानी कि ही इज अलाइव, वो अलाइव है। या फिर कोई व्यक्ति है, वो मूव कर रहा है यहां से वहां, तो वो अलाइव है। सही है कि नहीं? तो हमें सिर्फ यहीं तक अपनी डेफिनेशन को फिक्स नहीं करना। वो भी अलाइव होते हैं जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, यानी कि लाइव है या नहीं है उसको चेक करने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि उसकी रेस्पिरेशन चल रही है कि नहीं। अब वो चेक कीजिए, अगर रेस्पिरेशन चेक कर रही है, चल रही है, इट्स इफ इट्स गोइंग ऑन, तो ही वो अलाइव है। अगर वो बंद हो चुकी है तो वो अलाइव नहीं है। ठीक है बच्चों? लेकिन आपको एक क्वेश्चन होगा कि प्लांट्स के लिए क्या होता होगा? व्हाट मस्ट बी हैपनिंग फॉर द प्लांट्स? हो रहा है कि नहीं बच्चों ये क्वेश्चन? यस, क्योंकि प्लांट्स तो ना ही मूव करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई लोकोमोटिव ऑर्गन्स नहीं होते हैं बच्चों। लोकोमोटिव ऑर्गन यानी कि ऐसे ऑर्गन जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा पाए। तो फिर प्लांट्स में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हमें कैसे पता चले कि वो अलाइव है? सही है कि नहीं? तो फिर हम यहां पर वो नहीं चेक करेंगे क्या वो मूव कर रहा है कि नहीं, हम यहां पर ये नहीं चेक करेंगे क्या वो रेस्पिरेशन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग चेक ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन तो ले रहा है, बट उसके बाद ऐसा कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं है कि जहां से वो इनपुट एंड आउटपुट कर रहा हो बच्चों, जहां से वो इनहेल कर रहा हो और एक्सहेल कर रहा हो। तो फिर हम कैसे चेक करेंगे? तो वहां पर कुछ और चीज हमको चेक करनी होगी। तब हमें ये देखना होगा क्या उसके सारे लीव्स ग्रीन है, क्या वो सूखा हुआ नहीं है। अगर उसके लीव्स ब्राउन होते जा रहे हैं तो इसका मतलब कि वो सूखता जा रहा है और अब वो मर सकता है। अगर वो पूरी तरह से सूखा हुआ है, कोई भी प्लांट ही नहीं, कोई भी लीव ही नहीं उसके अंदर और कोई भी ग्रीन लीव भी नहीं है, इसका मतलब कि वो मर गया है। तो प्लांट्स में इस तरह से हम चेक करते हैं। हालांकि अगर आप स्टार्टिंग के 2 पेजेस में देखोगे बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट बुक को ली हुई है, तो नॉर्मली हम लोग ये कुछ चीजों से चेक करते हैं कि कोई भी अलाइव है या नहीं। लेकिन अगर आप देखोगे तो हम लोग को लाइव रखने के लिए अपने साथ में अपनी बॉडी जो रहती है वो अपने जितने भी ऑर्गन्स है बच्चों, उन ऑर्गन्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती है। पर होता यह है कि हर रोज अपने जो ऑर्गन्स रहते हैं उनमें, समझिएगा एक बात, कि अगर अपने बॉडी की बात करें, पहले मैं आपको फ्लो चार्ट पढ़ाता हूं बच्चों, और ये फ्लो चार्ट आप लोग ने 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि बॉडी जो रहता है बच्चों वो बहुत सारे सिस्टम से बना रहता है। सिस्टम्स जो रहते हैं बच्चों वो बहुत सारे ऑर्गन से बने रहेंगे। ऑर्गन्स जो रहते हैं बच्चों वो बहुत सारे टिश्यूज से बने रहेंगे। टिश्यूज जो रहेंगे वो बहुत सारे सेल्स से बने रहेंगे, और सेल्स के अंदर उनके और भी छोटे छोटे पार्ट रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स या फिर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो। ठीक है बच्चों? लेकिन हम लोग जो कुछ भी खाना खाते हैं बच्चों वो डायरेक्टली कभी नहीं पहुंचता, उस फूड का कंटिन्यूसली ब्रेकडाउन होता है, यानी कि अपने बॉडी के अंदर कोई ना कोई रिएक्शन चलती ही जाती है। इट कीप्स ऑन गोइंग, यानी कि होगा क्या, आपने जो कुछ भी खाया वो जाएगा अंदर, वो डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा, और वो स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, वो स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप के बाद करते करते वो लास्ट में पहुंचेगा ऑर्गेनल्स। लेकिन ये जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं, ये ऑर्गन्स रहते हैं, इनमें ब्रेकडाउन चलता रहता है बच्चों। ब्रेकडाउन यानी कि उनमें कुछ डैमेज होता है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, अगर कोई दरवाजा है, डोर है, तो आपने अगर काफी टाइम से उसका यूज नहीं किया है, या फिर अगर यूज भी हो रहा है तो आपने उसका अगर ऑयलिंग नहीं किया तो उसमें कुछ आवाज आनी शुरू हो जाएगी, उसके जो हेजेस होंगे उसमें आवाज आएगी।
तो हम क्या करते हैं, हम ऑयल डालते हैं उसके अंदर, ऑयलिंग करते हैं उसका, ताकि उनमें जो कुछ, अब क्या हो रहा है कि आवाज आ रही है, यानी कि उनमें एक प्रकार का फ्रिक्शन हो रहा है, घिसारा हो रहा है, और वो उसको और डैमेज करेगा, तो हम क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं। करेक्ट कि नहीं बच्चों? अगर हमारे घर में बहुत साल हो गए हैं कलर करवाए, तो थोड़े मतलब कि उसके बाद क्या होगा, थोड़े थोड़े कलर के स्पॉट्स बनते जाएंगे, वो कलर उखड़ते जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, उसको रिनोवेट करते हैं कुछ कुछ टाइम के इंटरवल पे। सेम वे अपने बॉडी को, अपने बॉडी के ऑर्गन्स को, सेल्स को, टिश्यूज को रिपेयर करना बहुत जरूरी रहता है। और अगर इनको रिपेयर नहीं किया तो क्या होगा, इनमें जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, ये जितने भी लाइफ प्रोसेस है, वो सारे एक के बाद एक स्टेप्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है? अगर आप खाना नहीं खाओगे तो सेल्स को फूड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, और अगर सेल्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे बच्चों, तो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, रेस्पिरेशन भी अटक जाएगा, या फिर अगर रेस्पिरेशन अटक गया तो आपके बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। यानी कि ये सारे जितने भी लाइफ प्रोसेस है वो एक दूसरे से इंटररिलेटेड। अगर इनमें से एक भी लाइफ प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया तो ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, और अगर ये कनेक्शन ब्रेक होगा तो आप मर सकते हो, आप मर जाओगे। इसलिए ये लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करना जरूरी है। तो अपनी बॉडी क्या करती है, उनके सेल्स को, टिश्यूज को रिपेयर करती रहती है, और वो उसको रिप्लेस करती है। 2 बार को याद रखना, रिपेयर एंड रिप्लेस। तो जो सेल्स बहुत ही खराब हो चुके हैं उसको अपने बॉडी क्या करती है, उसको रिप्लेस करती है, और कुछ पार्ट्स को वो रिपेयर करती है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है बच्चों, इट कीप्स ऑन गोइंग। यानी कि बॉडी के अंदर ये सब चीजें होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। ठीक है? तो जैसे हम लोग ने लाइफ प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया कि उसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है? लेकिन याद रखिएगा कि अगर हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन करें, तो प्लांट्स जो रहते हैं बच्चों, प्लांट्स एंड एनिमल्स के कंपैरिजन में, प्लांट्स में मूवमेंट्स नहीं होता, नो मूवमेंट, उनमें कोई प्रकार का मूवमेंट नहीं होता। लेकिन एनिमल्स के अंदर मूवमेंट होता है, और क्योंकि एनिमल्स के अंदर मूवमेंट होता है बच्चों, उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यानी कि हम भी खुद एक एनिमल में आते हैं, तो हमारे अंदर मूवमेंट हो रहा है तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हालांकि प्लांट्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अपने ऑर्गन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और प्लांट्स के भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, हमें एनर्जी को एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ेगा। एक्सटर्नल सोर्स से हमें उसको लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी के एक्सटर्नल सोर्स हमारे लिए क्या है, तो एनर्जी के एक्सटर्नल सोर्स हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स है, और वो न्यूट्रिएंट हमें किस में से मिलता है, तो हमें फूड में से मिलता है। तो बाहर से हम एनर्जी लेते हैं, द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द एनिमल्स इज फूड, एंड इन द फूड न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग स्टोर्ड बच्चों। न्यूट्रिएंट्स क्या रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं। सेम वे प्लांट्स के लिए उसका फूड क्या बनेगा, प्लांट्स के लिए उसका फूड बन जाएगा यहां पर सॉइल के अंदर प्रेजेंट होने वाले मिनरल्स, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होने वाले मिनरल्स, और वो क्या करेगा, वहीं से मिनरल्स को लेकर अपने बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। ठीक है? लेकिन प्लांट्स में कैसा रहता है कि उसके जितने भी लीव्स रहते हैं, मान लो कि भाई हमारे पास कोई एक ट्री है फॉर एग्जांपल, तो उसके हर एक पार्ट में ऑक्सीजन का रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होगा। रात को उनमें हर एक पार्ट में ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा। ये तो एक जनरल प्रोसेस है बच्चों। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स में क्या ऐसा होता है? क्या ह्यूमन बींग्स के हर एक सेल में, बॉडी के हर एक पार्ट से ऑक्सीजन पहुंचता है? तो नहीं बच्चों, इस तरह से वो नहीं होता। प्लांट्स में, एनिमल्स में कुछ डिफरेंस है। एनिमल्स में होता यह है कि स्पेशली डिजाइंड इस तरह से ऑर्गन्स रहते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स 2 प्रकार के रहते हैं। एक होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म, एंड दूसरे होते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। याद रखना, जितने ज्यादा सेल्स बनते जाएंगे उतने ही ज्यादा उसके टाइप्स बनेंगे, और उतनी ही ज्यादा बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा बच्चों। इट विल बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। करेक्ट? यस। तो उनमें क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग टाइप के सेल्स एंड टिश्यूज होंगे जिनका अलग अलग फंक्शन होगा। लाइक
हमारे ब्रेन में जो सेल्स है उसका फंक्शन अलग होगा, हमारे स्टमक के सेल्स का फंक्शन अलग होगा, हमारे लंग्स के सेल्स का फंक्शन अलग होगा। यानी कि बॉडी के हर एक अलग अलग ऑर्गन में सेल्स का फंक्शन भी अलग अलग होगा। यानी कि जो सेल स्टमक में काम कर रहे होंगे वही सेल को हम लोग फिर ब्रेन में नहीं डाल सकते। यानी कि ब्रेन में जो सेल्स है वो कुछ अलग टाइप के रहेंगे और उनका फंक्शन भी अलग होगा। तो होता यह है, इन तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हमें एक्सटर्नल वे से ऑक्सीजन को डिफ्यूज करवाना पड़ता है, यानी कि ऑक्सीजन को लेना पड़ता है और फिर वही ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू अपने बॉडी के अलग अलग सेल्स तक पहुंचता है बच्चों। इट रीचेस टू आवर सेल्स। तो हमें यहां पर क्या होता है, हमें इसे डिस्टर्ब नहीं करना होता और अपने जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स है वो सारे डायरेक्ट वे में एनवायरमेंट से जुड़े हुए नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। और क्योंकि वो डायरेक्ट वे में कनेक्टेड नहीं है तो वो इनडायरेक्ट वे में क्या करता है, किसी और ऑर्गन की हेल्प लेता है। यानी कि बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन बॉडी क्या करता है, बॉडी के अंदर खून के थ्रू वो ब्लड पहुंचता है, वो ऑक्सीजन पहुंचता है, मिस्टेक, वो ऑक्सीजन पहुंचता है। और वो खून में वो ऑक्सीजन कहां से आएगा, तो वो लंग्स के थ्रू आएगा। लंग्स में वो कहां से आएगा, तो वो अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू होकर ऑक्सीजन वहां पहुंचता है। ठीक है बच्चों, यानी कि ऑर्गन्स वहां पर इंटररिलेटेड होते हैं और अगर इनमें से बीच में कोई भी ऑर्गन में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो बॉडी पूरी गई। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो कि आपने मान लो बहुत सारी बुक्स रखी है, या फिर आप मान सकते हो कि आपने बहुत सारी साइकिल्स इस तरह से खड़ी की हुई है। अगर एक साइकिल गिरेगी तो क्या होगा, बाकी के सारे साइकिल्स गिर जाएंगे। सेम वे अगर एक ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो बाकी के सारे ऑर्गन को वो डिस्टर्ब कर सकता है, लाइफ डेंजर हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट था और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम लोग इसमें हार्ट के बारे में, लंग्स के बारे में, हम लोग नेफ्रॉन्स के बारे में, इनके और यानी कि हम लोग रेस्पिरेशंस के बारे में, ब्लड फिल्ट्रेशन के बारे में, और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है डाइजेशन। मेन ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे। एक हम डाइजेशन पढ़ेंगे, एक हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, एक हम लोग ट्रांसपोर्टेशन यानी कि हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, और एक हम लोग फिल्ट्रेशन यानी कि रेस्पिरेशन नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द किडनीज। हम लोग उनके बारे में, ये 4 टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर के अंदर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो वहां पर हमें कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 इंटेक्स क्वेश्चंस है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ये चारों 4 इंटेक्स क्वेश्चन के आंसर मैं ऑलरेडी मेरे पूरे इस लेक्चर में बता चुका हूँ और आपके स्टार्टिंग के 2 पेज इस चैप्टर के कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, आपको होमवर्क में ये 4 इंटेक्स क्वेश्चन लिखकर उसके आंसर्स लिखकर मुझे व्हाट्सएप करना है, साथ में आपको इसको पूरे 2 पेजेस को पढ़ना है ध्यान से। ठीक है बच्चों, हम यही आप लोग कनेक्टेड रहेगा और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आगे आने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, बाय एंड स्टे कनेक्टेड।